हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल होप क्लासेस बाय आसाम। आज हम एसएसटी के पार्ट 2 का वीडियो लेके आए हैं, जो कि हमारे चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और ये क्लास 10 का एक हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर चुका है और पार्ट 2 मैं अपलोड कर रही हूँ। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन करा दिया था, जिसमें बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन थे, और पार्ट 2 में भी बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है। जो बच्चे हुए क्वेश्चन है मैं इस पार्ट 2 में ख़त्म कर दूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, लेट ना करते हुए। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन तक हमने करा दिया था। जिसने अभी तक वीडियो को वॉच नहीं किया, जाके वॉच कर ले और उसे ध्यान से सुने, ताकि क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनल एग्जाम और वीकली टेस्ट के लिए आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक सेकंड। हाँ, 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम में ही राष्ट्रवाद है, तो पूछा तो जाएगा ही कि राष्ट्रवाद क्या है। तो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ये एक लाइन में आंसर, आप इसे लॉन्ग करके भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आपको शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा तो आप शॉर्ट टाइप से आंसर दीजिएगा, और लॉन्ग टाइप में आंसर क्वेश्चन पूछा जाए तो लॉन्ग टाइप में दीजिएगा। और देखिए, आगे का प्रश्न है हमारा कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक है? ये मारियान जो था वो किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस का था। किस देश का? फ्रांस का था। ये इम्पॉर्टेंट ही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी भी देश का राष्ट्रीय चिन्ह या ऐसे प्रतीक को याद रखना जरूरी होता है। तो 28 नंबर प्रश्न है हमारा, वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1815। ये सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें अंतर नहीं है। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन को हम कितनों तरीक़ों से हम पूछ सकते हैं, और लेकिन उसका आंसर तो एक ही होगा ना। समझ होना चाहिए सिर्फ क्वेश्चन का। वियना सम्मेलन तो हो गया। काउंट काबूर को विक्टर एमुनेल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, प्राइम मिनिस्टर के पद पे। आगे का क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी राष्ट्र के लिए कौन महिला रूपक बनी? तो जर्मेनिया। कौन? जर्मनी है। देखिए, ये भी मारियान की तरह इंपॉर्टेंट है। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, क्या कहलाता है? निरंकुशवाद। मतलब देखिए, ऐसे इस प्रकार के शासन व्यवस्था को निरंकुशवाद शासन व्यवस्था कहते हैं, जिस पर क्या होता है, किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। कोई भी इंसान उस पर कोई अब अपना दबाव नहीं डाल सकता है, कुछ भी कह नहीं सकता है उस प्रकार, मतलब अपना मनमर्जी का शासन चलाना, इसी को निरंकुशवाद कहते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो, क्या कहलाता है? नारीवाद कहलाता है। ऐसा विचारधारा जिसमें क्या हो, स्त्री और पुरुष का जो सोच होता है, सामाजिक और आर्थिक या सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक सोच जो है, क्या है ना, समानता पर आधारित हो, तो उसे नारीवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया? तो विक्टर इमैनुएल द्वितीय। इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई? तो बिस्मार्क, यानी कि ऑटोमन बिस्मार्क ने सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई। किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो यूनान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इटली के एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कैमिलो द काउंट, कैमिलो द काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? रक्त एवं लौ की नीति या खून एवं खड़क की नीति?